नमस्कार दोस्तों, सुभाष की बात में आपका स्वागत है। दरअसल जो जातिगत संस्कार होते हैं और जो जातिगत अस्मिता होती है वो इतनी गहरी होती है कि वो हमसे जाती नहीं। इसीलिए हम जब धर्म की बात करते हैं तो धर्म को जब हम और नीचे ले जाते हैं तो जाति में तब्दील होती है। और राजनीतिक पार्टियां इसको बखूबी समझती हैं कि एक धर्म के नाम पे लोगों को साथ जोड़ती हैं, फिर कभी जाति के साथ में जोड़ती है। जब चुनाव के टिकट बढ़ते हैं तो उसमें जाति का खेल बहुत होता है। हम बार बार कहें कि हम जात पात में विश्वास नहीं करते, पर हमारी पूरी सामाजिक संरचना ऐसी है कि हम जात पात में घनघोर विश्वास करते हैं। तो हम ये सोच रहे हैं कि जाति के जाल से क्या मुक्त होगा चुनाव या नहीं हो पाएगा। देश आम चुनाव की दहलीज पर है। तमाम बड़े नेताओं के जो वादे हैं या वो जो झड़ी लगा रहे हैं, वहीं जाति और क्षेत्रवाद का जाल भी बढ़ते जा रहा है। हमने चुनाव में जो चाहे विधानसभा चुनाव हो चाहे लोकसभा के चुनाव हो, हम देखते हैं कोई कैंडिडेट कितना ही पावरफुल क्यों ना हो, लोकप्रिय क्यों ना हो, जब टिकट बंटना होता है तो वहाँ जात के आधार पर टिकट बंटते हैं, धर्म के आधार पर टिकट बंटते हैं और योग्यता एक तरफ होती है। तो इस जाल से कौन सा दल कितना वोट फंसाने में उसको कामयाबी मिलती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन कोशिश तो हर तरफ हो रही है। पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव की बात मैं करूं तो राहुल गांधी समेत कुछ कांग्रेस के नेता ओबीसी वोट बैंक पे नज़र रखे हुए थे। इस वर्ग को लेकर कई बयान दिए गए। हाल ही में राहुल गांधी ने जातिगत गणना का मुद्दा उठाते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो जन्म से ओबीसी नहीं है, उन्हें ओबीसी गुजरात की भाजपा सरकार ने बनाया है। वह कभी भी पिछड़ों के हक और हिस्सेदारी के साथ न्याय नहीं कर सकते। अब दरअसल ये बात समझना पड़ेगा कि जिस नरेंद्र मोदी को वो तेली कह के कह रहे हैं कि वो तेली समाज ओबीसी नहीं था, जब वो ये बात छत्तीसगढ़ में कहते हैं तो ये समझना पड़ेगा कि छत्तीसगढ़ में जो साहू तेली समाज है वो कितना बड़ा है और इसका असर कितना होता है। एक नरेटिव सेट होता है और मोदी जी ने अपने आप को ओबीसी के रूप में एक नरेटिव सेट किया और वो बार बार कहते हैं कि मैं ओबीसी हूँ, इसलिए मुझे प्रताड़ित करने की कोशिश हो रही है। तो कहीं ना कहीं वो अपने को भी इतने बड़े प्रधानमंत्री जो इतने लोकप्रिय हैं, जिनको उन्हीं की पार्टी के लोग विश्व का नेता कहते हैं, वो भी कहीं ना कहीं अपने को जाति से जोड़ता है। इससे पहले राहुल गांधी ने केंद्र सरकार में कितने ओबीसी सचिव कार्यरत हैं उनको लेकर भी सवाल उठाया। उसके जवाब में किरेन रिजिजू जो हैं उन्होंने कहा कि वर्तमान में भारत सरकार में कार्यरत सचिव की जो बेंच है उसमें अपनी यात्रा 1992 से उन्होंने शुरू की। सऊदी के दौरान अधिकांश समय कांग्रेस पार्टी सत्ता पे काबिज थी। दरअसल ये बात ये हो रही है कि ये ओबीसी को लेकर वो क्यों कह रहे हैं। जब हम ये बात करते हैं तो बीजेपी के पास एक जवाब होता है कि हम तो 10 साल थे, इसके पहले तो कांग्रेस सत्ता में थी। यदि ब्यूरोक्रेसी में भी ओबीसी का अगर प्रतिनिधित्व कम है या SC ST का प्रतिनिधित्व कम है तो निश्चित रूप से वो कांग्रेस की तरफ बाल को उछालते हैं। तो ओबीसी प्रतिनिधित्व पर वो कह रहे हैं कि ध्यान क्यों नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के इतिहास में कोई ओबीसी प्रधानमंत्री नहीं है। कांग्रेस ने चौधरी चरण सिंह और देवगौड़ा जैसे ओबीसी नेताओं का विरोध किया है। ये बात जब हम इतिहास में जाते हैं तो इतिहास की परतों से बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं और नरेंद्र मोदी इसमें माहिर हैं और बीजेपी कि वो बार बार इतिहास में जाती हैं और इतिहास से बहुत सारी चीज़ें निकालती हैं। नीतीश कुमार भाजपा के साथ आने से पहले पिछले 2 साल अक्टूबर तक जाति आधारित सर्वे के आंकड़े पेश किए थे उन्होंने, और इसके बाद छत्तीसगढ़, राजस्थान समेत कुछ और राज्यों में इस तरह की गणना की बात कही गई थी। विधानसभा चुनाव के दौरान राहुल और प्रियंका गांधी ने कई सभाओं में इस संबंध में दावा भी किया था। गौरतलब है कि बीजेपी को ओबीसी समुदाय से बड़ा वोट मिलता है। देश भर में इनकी आबादी जो है 52% के आसपास अनुमानित है। इसका विरोध करने से ओबीसी समुदाय ऐसे वोटर से भी जो वो नाराज हो सकते हैं जो जातिगत सर्वे को लेकर तटस्थ है। इस समय पूरे देश में जो जातिगत सर्वे की बात हो रही है। एक बात लोकसभा के अंतिम भाषण में गृह मंत्री अमित शाह ने कही। उन्होंने कहा कि हम जो है CAA कानून, जिसको हम कहते हैं कि जो समान नागरिक संहिता, हम वो लेके आएंगे और इस चुनाव के पहले लेके आएंगे, और उसमें हम किसी को भी कह रहे हैं कि कोई देश से बाहर नहीं जाएगा और जो नागरिक हैं वो, ये देश धर्मनिरपेक्ष है, धर्म आधारित नागरिक संहिता यहाँ पर नहीं हो सकती। ये बात वो कह रहे हैं और बहुत सारे लोगों को ये बात अपील भी कर रही है। तो एक तरफ कहीं जातिगत गणना की बात हो रही है, कहीं दूसरी तरफ समान नागरिक संहिता की बात हो रही है। तीसरी बात जो हम देखते हैं कि जो चुनाव आता है तो उसमें निश्चित रूप से जो जाति है वो बड़ा खेल प्ले करती है। देश की मौजूदा राजनीतिक स्थिति में 90 के दशक के शुरुआती दिनों के यानी कि मंडल जो कमीशन था और उसके बाद कमंडल, मंडल बनाम कमंडल की तरह बात नजर आ रही है।
इंडिया गठबंधन की कमर टूट रही है, लेकिन जब इसके एक घटक के साथ आने की कोशिश लोग करते हैं तो वहाँ पर भी जातिगत गणना की बात जोर मारती है, क्योंकि ये पूरा गेम जो है वो कहीं ना कहीं ओबीसी को लेकर है। SC ST को तो रिजर्वेशन मिला हुआ है, पर जो ओबीसी जिसकी संख्या 50% से अधिक है उसको साधने की कोशिश है, और चुनाव में वो वोट में कैसे कन्वर्ट होता है ये भी राजनीतिक पार्टियां इस पर भी कवायद कर रही हैं। ऐसा नहीं है कि जाति की बात सिर्फ कांग्रेस और कुछ स्थानीय पार्टी करती हैं, बीजेपी भी इस मामले में पीछे नहीं है। भाजपा प्रधानमंत्री को भी जाति बताने की, जो उनको भी अपनी जाति बताने की कोशिश करनी पड़ती है। जाति की राजनीति के लिए बीजेपी जो है उसने पसमानदा मुसलमानों के मुद्दे को उठाने की भी बहुत कोशिश की। साल 2022 की बात करें तो हैदराबाद और जनवरी 2023 में दिल्ली में हुई बीजेपी की 2 कार्यकारिणी में नरेंद्र मोदी ने खास तौर पे पसमानदा मुसलमानों का जिक्र किया था। 2023 के साल में जहां विपक्ष की ओर से जाति कार्ड खेलने की भरसक कोशिश हुई, इस कार्ड के जरिए भाजपा ने ओबीसी वोट बैंक पर सेंधमारी की कोशिश की। 2024 के शुरुआत में कमजोर नजर वो आने लगी जब इंडिया घटक के आपस में टकराहट हुई और जब नीतीश कुमार एक बार फिर एनडीए के घोड़े पर सवार हो गए और रही सही कसर केंद्र सरकार ने भारत रत्न सम्मान के जरिए पूरा कर दिया। हम जानते हैं कि पिछले इसी साल में अभी 1-1.5 महीने में 5 लोगों को भारत रत्न दिया गया। वो भारत रत्न देने के पीछे भी कहीं ना कहीं वो एक जातिगत समीकरण था या जातिगत क्षेत्रीय समीकरण था जिसको साधने की कोशिश हुई। इस कड़ी में सबसे पहले बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर का नाम शामिल है। माना जाता है कि इससे भाजपा ने एक बड़ा दांव चलाया। फिर चौधरी चरण सिंह को सम्मानित कर जाट और किसानों को साधने की कोशिश हुई। किसान आंदोलन के बाद नाराज जाट समाज फिर भाजपा की ओर झुक सकता है। हरियाणा के खाप नेताओं ने चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने की घोषणा का स्वागत किया। चुनावी साल में चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिए जाने से गहरे राजनीतिक मायने हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हापुड़ से आने वाले चौधरी चरण सिंह को जाट समाज ने सर्वमान्य नेता के रूप में मान्यता दी हुई है और उनकी वहाँ बहुत इज्जत है। पश्चिमी यूपी के साथ साथ अगर मैं हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और राजस्थान के जाट समाज की भी बात करूं तो वे भी कहीं ना कहीं चौधरी चरण सिंह के साथ भावनात्मक रूप से जुड़े हुए नजर आते हैं। बात हो रही थी 2014 के चुनाव में भाजपा को जाट मतदाताओं का खासा वोट मिला था, लेकिन मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में जो 3 कृषि कानून को लाने के बाद केंद्र और राज्य सरकार जाट समाज और किसानों की नाराजगी झेल रही है। वर्तमान में भी हरियाणा और पंजाब के किसान MSP को लेकर जो कानून बनाने की मांग को लेकर और 12 जो उनकी मांगे उसको लेकर वो आंदोलन कर रहे हैं। कहीं ना कहीं चौधरी चरण सिंह को मिले सम्मान के बाद सरकार के प्रति इनके रूप में बदलाव आ सकता है। इसी तरह पूर्व प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव को सम्मानित कर जहां दक्षिण के राज्यों को साधने की कोशिश हुई है, वहीं कांग्रेस को परिवारवाद के नाम पर घेरने की भी कोशिश ये की गई है। दरअसल भारतीय समाज का ताना बाना जाति आधारित है। जैसा मैंने पहले भी कहा कि जो हमारे जातिगत संस्कार हैं वो इतने गहरे होते हैं कि हम अपनी जाति अस्मिता को भूल नहीं पाते और हम जात के जंजाल में फंसे रहते हैं। चूँकि हमारा पूरा ताना बाना, हमारे शादी ब्याह, रीति रिवाज, मिलना जुलना, मोहल्ला, ये सब कहीं ना कहीं जाति से जुड़े होते हैं। इसलिए आज हम भले ही चांद से दक्षिण ध्रुव पे पहुंचने के मामले में नंबर 1 हो गए हों, आर्थिक मोर्चे पे हम कहां से कहां पहुंचने के लिए संघर्ष कर रहे हों, पर यह चुनाव में उतने मायने नहीं रखता जितना जाति और स्थानीय समीकरण रखते हैं। दरअसल हरिशंकर परसाई का एक कोट है, वो कहते हैं कि हमारे कई नशे हैं, भ्रम का नशा है, संप्रदाय का नशा है, जाति का और सबसे बड़ा नशा अपने को पवित्र मानने का है। तो इस समय हम देखते हैं कि दोस्तों, एक जाति दूसरी जाति से अपने को श्रेष्ठ समझती है, एक धर्म दूसरे धर्म के मानने वाले अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं, पवित्र समझते हैं और दूसरे को खारिज करते हैं। तो कहीं हम जातियों में बटे हुए, कहीं हम धर्म में बटे हुए, पर राजनीतिक पार्टियां जब चुनाव आता है तो वो जातियों को भी साधती है, धार्मिक लोगों को भी साधती है और वो कब ना जाने कोई भी पार्टियां हो वो क्षेत्रीय संतुलन को भी साधती है और जो भी दांव चुनाव में लग जाए जिससे कि वोट उनकी तरफ हो वो हर को साधती है। तो एक प्रकार से हम ये बात देखते हैं कि अभी स्त्रियों को भी साधने की कोशिश हो रही है। मैं ऐसा मानता हूँ कि स्त्री की अपनी कोई जाति नहीं होती। दरअसल स्त्री हमारे समाज में जिस जात में ब्याही जाती है वो अपनी सरनेम उसको धर लेती है, पर स्त्री होना भी अपने आप में बड़ी बात है।
सरकारें अब कोई भी हो वो स्त्रियों को भी एक तरह से जाति में कन्वर्ट करके साधने की कोशिश कर रही हैं और कहीं ना कहीं स्त्रियों का एक बड़ा वर्ग जो लखपति दीदी बन रहा है या वो स्वावलंबन योजना के साथ या स्व सहायता समूह के साथ जुड़ रहा है या वो और बहुत सारी योजनाओं से जुड़ रहा है, तो स्त्रियां भी एक बड़े वोट बैंक का रोल प्ले कर रही है। लोकसभा चुनाव में जातिगत गणना, धार्मिक जो एक कहना चाहिए कि एक समीकरण जो बन रहा है, ये सारी चीज़ें चुनाव में काम करेंगी और राजनीतिक पार्टियां इसमें कहीं ना कहीं अलग अलग तरीके से काम कर रही है। राहुल गांधी भले ही यात्रा पे निकले हों, पर जब टिकट बटेगी तो उसमें हम देखेंगे कि उस इलाके से उसी को टिकट मिलेगी जिस जाति का वहाँ बाहुल्य होगा। नमस्कार।